हेलो डियर स्टूडेंट्स, देवरिया कोचिंग क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं सॉल्व मॉडल पेपर इंग्लिश 10th यूपी बोर्ड 2024, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हम क्या क्या आपको सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी एक इंग्लिश का मॉडल पेपर, एक इंग्लिश में अपने बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश पेपर को सॉल्व करने से पहले। तो सबसे पहले हम इसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंस्ट्रक्शन पढ़े बिना जल्दी जल्दी भागते जाते हैं और बहुत सारी गड़बड़ी करके चले आते हैं। तो इससे बेहतर है कि पहले हम आराम से, क्योंकि 15 मिनट हमें एक्स्ट्रा मिलता है पेपर को पढ़ने के लिए, 3 घंटा के अलावा 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है पेपर पढ़ने के लिए। तो हम क्यों ना एक बार इंस्ट्रक्शन को पढ़ लें, और ताकि हम अच्छे से पेपर को सॉल्व करें, और सॉल्व करने के लिए हमारे पास अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाए। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। जनरल इंस्ट्रक्शंस, द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड ओनली फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 15 मिनट आपको पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए मिलता है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। पहले ही आपको बता दिया जा रहा है कि इसमें एमसीक्यूज भी हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। तो पहले जो 20 क्वेश्चंस मिलेंगे 2 सेक्शंस में, पहले फर्स्ट सेक्शन ए में जो पहले क्वेश्चंस मिलेंगे 20, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिनके लिए आपको एक OMR सीट मिलेगी, जिसमें सही आंसर क्वेश्चन पेपर में देख के सही आंसर वाले गोले को फिल करना होगा। तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। फिर उसके बाद से आप देखेंगे सेक्शन ए कंटेंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसा मैंने आपको बताया, सेक्शन ए में सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस। कैंडिडेट्स हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट आंसर इन द आंसर स्क्रिप्ट। मतलब वो कहने का मतलब है राइट नहीं करना है, वहाँ पे सही आंसर वाला गोला जो है क्या करना है, सर्किल को फिल करना है। फिर आगे कहता है कि ऑल सेक्शन बी कंटेंस डिस्क्रिप्टिव आंसर्स टाइप क्वेश्चंस। और सेक्शन बी जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा, यानी उसमें आपको लिखना पड़ेगा, उसमें एमसीक्यूज नहीं होंगे। लास्ट इंस्ट्रक्शन, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। और सारे क्वेश्चंस आवश्यक है करना आपको आए तो आप जरूर करिए, नहीं आए तो भी कुछ लिख के ही आइए। कॉपी सादा यानी ब्लैंक छोड़ के नहीं आना है। ये एक ट्रिक होती है अच्छे नंबर पाने की, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि बच्चे ने कुछ भी लिखा है तो कुछ ना कुछ नंबर दे ही देते हैं। इसलिए किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, जिस चैप्टर का वो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कुछ भी लिख के आइए, अगर बिल्कुल आंसर नहीं पता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन ए हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, 20 मार्क्स के लिए है ये। हम पहले पैसेज को पढ़ेंगे बड़े आराम से 1-2 बार, फिर जाके हम इस पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या फिर जितने भी दिए गए हैं सबको 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले एक बार पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता थे। हिज कंट्री मैन कॉल्ड हिम नेताजी। वो और उनके देशवासी यानी भारत के लोग उनको नेताजी कह के बुलाते थे, बिकॉज ही लीड देम ऑन द राइट पैथ, क्योंकि वह उन्हें सही रास्ते पर लेके जाते थे। ही वॉज इम्प्रिजन्ड मेनी टाइम्स, कई बार उनको जेल में भी भेजा गया। बट ही सून फाउंड आउट दैट मोर एफर्ट्स शुड बी मेड टू मेक इंडिया फ्री। लेकिन धीरे धीरे उनको ये एहसास हो गया कि और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, क्या करने के लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए, और ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत है। द ब्रिटिश पावर वॉज गेटिंग वीकर इन द सेकेंड वर्ल्ड वार। जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो उस समय जो अंग्रेजों का जो आधिपत्य था भारत में वो कमज़ोर होने लगा था। ही थॉट ऑफ शेकिंग इट फ्रॉम ऑल साइड्स। तो इनको लगा कि अब इनकी स्थिति कमज़ोर है, अगर इस पर और ज़्यादा प्रहार किया जाए तो इनको और कमज़ोर किया जा सकता है। आगे कह रहे हैं, वन डे ही स्किप्ड फ्रॉम कैलकाटा एंड इन द डिस्गाइज ऑफ पठान, यानी पठान का बेस पकड़ के, यानी पठान की तरह खुद को गेटअप बना के, एंड वेंट टू जर्मनी। वो धीरे से क्या कर भाग गए, जर्मनी चले गए, और वाया पेशावर, यानी पेशावर जो पाकिस्तान में अभी पड़ता है, पेशावर के रास्ते वो जर्मनी चले गए। फ्रॉम जर्मनी ही वेंट टू जापान। वहाँ से वो जर्मनी के बाद जापान चले गए। ही ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी दैट फॉट मेनी बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्स। और उन्होंने क्या किया, एक ब्रिटिश नेशनल आर्मी उन्होंने एक फॉर्म किया, इंडियन नेशनल आर्मी उन्होंने फॉर्म किया, बनाया, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे युद्ध लड़े। ही सेड टू हिज कंट्रीमैन, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। आपको पता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो उन्होंने कहा कि गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो चलिए, अभी ये पैसेज आप समझ चुके हैं, चलिए हम इसके आंसर को अभी सॉल्व करते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन है इस आधार पे कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस। तो आपको पता है सुभाष चंद्र बोस कौन थे, हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? आपको पता है ग्रेट साइंटिस्ट नहीं थे वो, ये आंसर गलत हो जाएगा। ग्रेट लीडर थे वो, बिल्कुल हमको हमारा आंसर मिल गया। ऐसे आगे बढ़ेंगे हम। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू, सेकेंड क्वेश्चन है गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। हुज स्टेटमेंट इज दिस? सबको पता है कि ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट है सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का ये स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन नेशनल आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। आंसर पता है आपको, इंडियन नेशनल आर्मी को किसने ऑर्गेनाइज किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसका भी आंसर आपको पता है, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 to 8। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। अब ये जो आपके MCQs आएंगे ये उस पैसेज से नहीं होंगे, ये वो उस पैसेज से सिर्फ 3 क्वेश्चंस थे जो कि खत्म हो गए। अभी ये आपकी बुक से आएंगे क्वेश्चंस MCQs। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एट द क्लिनिक यानी हॉस्पिटल में डॉक्टर गिव ट्रिकी। ट्रिकी जो मिसेस पंफरे वाले कुत्ते वाला चैप्टर है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, उससे ये क्वेश्चन है कि क्लिनिक में डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या दिया? क्या उसने चॉकलेट दिया, क्या उसने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिए, क्या इंजेक्शन और मेडिसिन दिया? हम सबको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं दिया था, क्योंकि उसको खाने वाली ज़्यादा प्रॉब्लम थी और इसीलिए वो बीमार पड़ जाता था, बीमार पड़ गया था। इसलिए नो फूड फॉर 2 days, 2 दिनों तक उसको ट्रिकी को कोई फूड डॉक्टर ने नहीं दिया ताकि वो जल्दी से रिकवर कर पाए। तो हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, हु सेड। इसके लिए अब ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक को, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो या फिर सप्लीमेंट्री हो, बड़े ध्यान से पढ़ना होता है ताकि उन्हीं में से कोई एक लाइन दे देती। तो ये लाइन जैसा कि हम पढ़ पा रहे हैं अनिल वाले चैप्टर से है, जिसमें हरि सिंह वाले चैप्टर से है, जो चोर बन के आता है अनिल सिंह को लूटने। तो उसमें कह रहे हैं टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस। तो अनिल हरि सिंह को क्या सिखा रहा होता है? लिखना पढ़ना भी सिखा रहा होता है। तो उसी ने ये लाइन बोली है, टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस। आज हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे, टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस। ओके, आगे हम देखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा अनिल। ओके, 6th क्वेश्चन देखेंगे, मैक्स वॉज प्रेजेंट इन द रूम ऑफ ऑजिबल। ये हमारे वो जासूस वाले चैप्टर से है कि मैक्स जो था, एक विलन जो आया था फॉलर वाले चैप्टर में, कि मैक्स मिडनाइट विजिटर वाला जो चैप्टर है उसमें, कि मैक्स वॉज प्रेजेंट इन द रूम ऑफ ऑजिबल 2। ऑजिबल जो कि जासूस था एक, उसके कमरे में मैक्स मौजूद था। क्या करने के लिए? क्या उसे जान से मारने के लिए, क्या उस पर नज़र रखने के लिए, टू कीप एन आई ऑन हिम, क्या टेक द रिपोर्ट फ्रॉम हिम, क्या उसे रिपोर्ट लेना चाहता था, या फिर उससे मीट हिम, मिलना चाहता था। आपको पता है आंसर है टेक द रिपोर्ट फ्रॉम हिम। उससे वो एक रिपोर्ट लेने आया था जो किसी शायद मिसाइल से रिलेटेड था। तो हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे हमारा आंसर है, क्वेश्चन है 7, मिस्टर जाफर्स द कॉन्स्टेबल हैड टू अरेस्ट द मैन विदाउट। जाफर जो कांस्टेबल था उसको एक व्यक्ति को गिरफ्तार करना था जो विदाउट था, क्या? सर के, लेग्स के, बिना पैर के था, बिना आँखों के था, या बिना चश्मे के था। तो अगर आपने टेक्स्ट ठीक से पढ़ा है, वो जो फुटप्रिंट विदाउट फुट वाला चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप समझ सकते हैं कि हमारा आंसर होगा मिस्टर जाफर द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट द मैन विदाउट द हेड। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ओ हेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भोली वॉज द, यहाँ मिस प्रिंट है थोड़ा सा, माफ़ कीजिएगा। भोली वॉज द डॉटर ऑफ। भोली किसकी बेटी थी? भोली चैप्टर से हमारा ये है। भोली किसकी बेटी थी? कलेक्टर रामलाल की बेटी थी, तहसीलदार रामलाल की बेटी थी, इंस्पेक्टर रामलाल की बेटी थी, या फिर नंबरदार रामलाल की बेटी थी। अगर आपने टैक्स ठीक से पढ़ा है, चैप्टर भोली वाला ठीक से पढ़ा है, तो आपको पता होगा नंबरदार रामलाल, यानी हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिर से ये हमारा सेट खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, रीड द पैसेज। वी हैव अगेन अ पैसेज, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड क्वेश्चन दैट फॉलो। अब क्या करना है, हमें दोबारा एक चैप्टर मिलता है, दोबारा एक टेक्स्ट मिलता है पढ़ने के लिए, ताकि उस पर रिलेटेड हम आंसर्स दे सकें। तो ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड। ये हमारे बेकर्स फ्रॉम गोवा, ग्लिम्स ऑफ इंडिया वाले चैप्टर का एक पार्ट है, बेकर्स फ्रॉम गोवा।
तो कह रहे ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर, आपने ये टेक्स्ट अपने बुक में पढ़ रखा है, तो इसको हम डायरेक्ट हम इसको पढ़े बिना हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपने इसको पहले पढ़ रखा है। हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन है द चिल्ड्रन रिगार्डेड द बेकर एज, बच्चे उस बेकर को जो कि बेकरी प्रोडक्ट बेचने आता था गाँव में, उनके एरिया में, राइटर के एरिया में, ऑथर के एरिया में, तो वो क्या, उनको क्या मानते थे, वो बेकर को क्या मानते थे ये लोग, जब लेखक अपने बचपन के दिनों में था, क्या गाइड मानते थे, कंपेनियन साथी मानते थे, फ्रेंड मानते थे। तो अगर आपने ठीक से चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ें, यानी कि वो उस बेकर को गाइड, कंपेनियन और फ्रेंड तीनों मानते थे, यानी इसका आंसर ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा, यानी वो बेकर को गाइड, कंपेनियन और फ्रेंड तीनों मानते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा व्हेन डिड द बेकर कम सेकेंड टाइम, यानी कि बेकर राइटर के एरिया में, राइटर के घर के पास कब आता था, दूसरी बार कब आता था, अगले दिन आता था, शाम को आता था, अपने बास्केट खाली करने के बाद आता था, यानी सारा माल बेच देने के बाद आता था, सारा बेकरी प्रोडक्ट बिस्किट वगैरह बेचने के बाद आता था, इन द मॉर्निंग या फिर सुबह में आता था। तो आपने अगर चैप्टर ठीक से पढ़ा है तो आपको वो पता चल जाएगा कि आंसर होगा आफ्टर एम्प्टीइंग द बास्केट, यानी अपना पूरा सामान जो सुबह लेके निकलता था एक बार आता था, और शाम को जब उसका बास्केट खाली हो जाता था, सब बेच देता था, तब जाके वो आता था दोबारा, आफ्टर एम्प्टीइंग द बास्केट। तो हमारा आंसर सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, सॉरी ये थोड़ा टाइप होने से रह गया है, यानी कि ये आगे होना चाहिए बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये आपके फिर से बुक से है, टेक्स्ट बुक से है। पहला 11 नंबर का क्वेश्चन है राजवीर इज, हाँ फिर से ग्लिम्स ऑफ इंडिया वाले चैप्टर से है ये, चाय वाला। राजवीर इज इन्वाइटेड टू आसाम एट प्रांजोल्स होम ड्यूरिंग, तो आपको पता है राजवीर जो है प्रांजोल का दोस्त था और राजवीर दिल्ली में रहता था, ये दोनों दिल्ली में रहते थे। प्रांजोल के फादर जो है एक टी स्टेट के मालिक थे आसाम में, तो प्रांजोल ने राजवीर को इनवाइट किया था अपने यहाँ घूमने के लिए। तो अब ये दोनों लोग जा रहे हैं, तो कह रहे राजवीर इज इन्वाइटेड टू आसाम एट प्रांजोल होम ड्यूरिंग, कब जो है राजवीर को प्रांजोल ने क्या किया था, इन्वाइट किया था, क्रिसमस पे, रेनी सीजन में, बरसात में, लॉन्ग हॉलीडेज़ के दौरान, या फिर समर वेकेशन, कब किया था। तो हम सबको पता है आंसर हो जाएगा समर वेकेशन में राजवीर को प्रांजोल ने इनवाइट किया था कि मेरे पिताजी जो टी स्टेट के मालिक हैं आसाम में, वहाँ पे चलने के लिए। किसा गौतमी केम टू, अब ये किसा गौतमी सरमन एट बनारस गौतम बुद्धा वाले चैप्टर से है। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किसा गौतमी केम टू नो द डेथ इज कॉमन टू ऑल आफ्टर सीइंग, किसा गौतमी को ये पता चल गया कि मृत्यु सबके लिए कॉमन है, सबको आती है, कब, आफ्टर सीइंग, क्या देखने के बाद उसको ये बात पता चली। तो ऑप्शन है आपके, और राइजिंग एंड सेटिंग सन इन द स्काई, सूरज को उगते और डूबते हुए देखकर उसके दिमाग में ये बात आई कि मृत्यु सबके लिए कॉमन है, या फिर सेक्शन बी है द फ्यूनरल प्रोसेसन, क्या उसने कोई मैयत देख ली, मृत्यु का जुलूस यानी डेड बॉडी ले जाते हुए लोगों को देख लिया, या फिर द फ्लिकरिंग एंड एक्सटिंग्विशिंग अगेन द सिटी लाइट्स, या फिर शहर के प्रकाश जो भी दीपक जल रहे थे उनको फ्लिकर करते हुए यानी हिलते डुलते और बुझ जाते हुए देखने के बाद उसके दिमाग में ये ख्याल आया, या फिर हर डेड सन, या फिर अपने मरे हुए बेटे को देखने के बाद उसके दिमाग में ये ख्याल आया। तो हम सबको पता है कि वो दिन भर एक मुट्ठी सरसों जैसा कि गौतम बुद्ध ने निर्देश दिया था, मांगने के बाद कहीं नहीं, जब उसको मिला तो थक हार के सड़क के किनारे बैठ गए और दूर सिटी में देखा कि कुछ लाइट्स जो है तेल से जलने वाले लाइट जो है जल रहे थे, जलते जलते बुझ जा रहे थे, तब उसके दिमाग में ये ख्याल आया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा द फ्लिकरिंग एंड एक्सटिंग्विशिंग अगेन द सिटी लाइट्स, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, मंडेला ने अपनी स्पीच में किसको बोला था कि हमारे देश में बहुत सारे ज्वेल्स हैं, जेम्स हैं, लेकिन इन सब से ज़्यादा कीमती क्या है, इन सबसे ज़्यादा इसके जो कीमती चीज़ें हैं वो क्या हैं, इट्स पीपल। तो ये हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आल्सो ग्रेट, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज, अच्छा ये तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 के लिए हम देखेंगे, पोएम पढ़ना पड़ेगा, पोएम का एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्टेड एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, माफ़ कीजिएगा।
मिस टाइप हो गया है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक I know enough of hate to say that of for destruction it is also great and would suffice। तो ये फायर एंड आइस वाले चैप्टर से है। वो कह रहा है पोएट कि जहाँ तक दुनिया को 2 बार अगर बर्बाद होना हो तो वो क्या हो जाएगा, आइस से भी, यानी कि नफ़रत से भी। आपने पोएम पढ़ा होगा, आइस से भी वो दुनिया क्या हो सकती है, दूसरी बार बर्बाद हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। अब इस एक्सट्रैक्ट के आधार पे, पोएम के आधार पे हम इस पैसेज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट डज इट स्टैंड फॉर इन दिस फर्स्ट लाइन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इट वर्ड आया हुआ है ये किसके लिए आया हुआ है, इट प्रोनाउन किसके लिए आया हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया को। दुनिया दोबारा बर्बाद होनी हो तो उसे हेट से, यानी कि आइस से दोबारा बर्बाद किया जा सकता है, इसलिए हमारा आंसर भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द पोएम, नेम ऑफ द पोएम इज, यानी इस पोएम, किस पोएम से वो लाइंस ली गई हैं। तो हम सबको पता है डस्ट ऑफ स्नो से ली गई, सॉरी फायर एंड आइस से ली गई हैं, इसलिए हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 to 20। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन इन द बुक चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपकी बुक से ये पैसेज है, आपकी बुक से ये पैसेज है, आपकी बुक से ये पैसेज है। नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 16। अनिल मेड मनी बाय, अनिल जो कि एक चोर था और उसने कैसे पैसे कमाना शुरू किया था। तो वर्किंग हार्ड, ऑप्शन ए कहता है वर्किंग हार्ड, मेहनत करके। अनिल की बात हो रही है यहाँ पे, तो अनिल कहने का मतलब जो अच्छा आदमी था, कैसे पैसे कमाता था। ही वॉज अ फ्रीलांसर राइटर, फ्रीलांसिंग राइटर। वो क्या करता था, राइटिंग करता था, मैगजीन्स के लिए, अखबार के लिए लिखता था, और फिट्स एंड स्टार्ट यानी रुक रुक कर वो पैसे कमाता था। उसकी कोई रेगुलर इनकम नहीं थी, तो रुक रुक के पैसे कमाता था अनिल। तो अनिल वॉज अ गुड पर्सन। तो फिट्स एंड स्टार्ट यानी रुक रुक कर पैसे वो कमाता था, नियमित रूप से पैसे नहीं कमाता था। एंड विद दिस वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बुक टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेटेड टू सेंट्रल अमेरिका। तो इसका अगर आपने चैप्टर ठीक से पढ़ा होगा तो आपको पता है कि आंसर हमारा डी, आंसर हमारा ए सही होगा, और ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। तो आंसर ए हमारा सही हो जाएगा। टू पे डेट एम एंड मैम लॉइजल हैड टू वर्क हार्ड फॉर, यानी कर चुकाने के लिए कितने सालों तक मिसेज और मिस्टर लॉइजल को पैसे काम करने पड़े। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 10 years, ऑप्शन बी है 5 years, ऑप्शन सी 8 years एंड ऑप्शन डी 7 years। नाउ वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द ऑप्शन ए। अगर आपने चैप्टर ठीक से पढ़ा है तो हम लोग आंसर कर लेंगे। ऑप्शन ए हमारा सही है। 10 साल तक इनको अपना कर्ज भरने के लिए कठोर मेहनत करनी पड़ी, एंड दे हैड टू गो अ नंबर ऑफ चेंजेस। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेडरूम चेयर ऑफ मिसेस हॉल। मिसेस हॉल यानी कि ग्रिफिन वाले चैप्टर से है, फुटप्रिंट विदाउट फिट से। तो बेडरूम चेयर, मिसेस हॉल के बेडरूम का चेयर क्या हो गया, बिगिन टू मूव, आगे बढ़ने लगा, हिलने लगा, बिकम अलाइव, जिंदा हो गया, बिगिन टू राइज अप, ऊपर उठने लगा, बिगिन टू लीप, उछलने लगा। तो अगर आपने चैप्टर ठीक से पढ़ा है तो यू विल कम टू द आंसर वेरी इजली। द आंसर इज टू बिकम अलाइव, यानी कि ग्रिफिन के कमरे की, यानी कि मिसेस हॉल के कमरे की कुर्सियाँ क्या हो गई, कुर्सी जीवित होने लगी। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड लास्ट MCQ। भोली वॉज अ सिंपल्टन थी। भोली क्या थी, भोली एक सिंपल्टन थी, यानी एक मूर्ख थी। अ टैलेंटेड गर्ल थी, अ रूड गर्ल एक बदतमीज़ लड़की थी, या फिर नन ऑफ दीज। तो अगर आपने चैप्टर ठीक से पढ़ा है, अगेन आई विल से इफ यू हैव गॉन थ्रू द चैप्टर सीरियसली यू विल कम टू द आंसर एट वंस। इट्स अ सिंपल्टन। सिंपल्टन मीन्स फूल। तो भोली एक मूर्ख थी। एंड हियर वी कम टू एन एंड ऑफ द चैप्टर, एंड ऑफ द सेक्शन ए इंक्लूडिंग 20 क्वेश्चंस। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सेक्शन बी। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी को अब हम सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो पहले हम इस पैसेज को पढ़ेंगे, सेक्शन बी के फर्स्ट क्वेश्चन को। तो पैसेज पढ़ लेते हैं जो हेलन केलर वाले चैप्टर से है। रिमेंबर द वर्ड ऑफ इमॉर्टल हेलन केलर, आई विल नॉट जस्ट लीव माई लाइफ, आई विल नॉट जस्ट स्पेंड माई लाइफ, आई विल इन्वेस्ट माई लाइफ व्हेन यू इन्वेस्ट योर लाइफ। तो ये हेलन केलर कहती हैं कि व्हेन यू इन्वेस्ट योर लाइफ इन द
पर्सनालिटीज़ ऑफ अदर्स, यानी कि जब आप अपना जीवन समर्पित करते हैं अन्य लोगों के लिए, यू मेक द वाइजेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल। व्हेन यू इन्वेस्ट योर लाइफ इन टीचिंग यंग पीपल, जब आप अपना जीवन छोटे बच्चों को, लोगों को पढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, टू चूज़ गुड ओवर एवल, तो आप क्या करते हैं, अच्छा चुनते हैं, बुरी चीज़ों को चुनने के बजाय आप अच्छाई चुनते हैं। टू सीक एक्सीलेंस इंस्टेड ऑफ मेडियोक्रिटी, मेडियोक्रिटी मतलब होता है छोटापन। एंड टू सेट गोल्स वर्दी ऑफ देयर हाईएस्ट एफर्ट्स एंड लॉफ्टीएस्ट ड्रीम, यू एनरिच इटर्निटी, इटर्निटी मतलब होता है अनंतता, एंडलेसनेस। व्हेन यू invest your life in destroying pain and suffering, helping the ill and the aged, you merit beside the angels. When you invest your life in lifting the fallen, in feeding the hungry, you achieve what you create asked you to become person of compassionate means होता है दयावान, love and wise, generosity मतलब होता है उदारता। तो चलिए हम इसके आंसर्स को सॉल्व करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द वाइजेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल, मुझे ऐसा लगता है कि पैसे सॉल्व करना आप स्टूडेंट्स के लिए बड़ा आसान होता है। तो सबसे व्हाट इज़ द वाइजेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ऑल, तो आप यहाँ पे इसका आंसर बड़े इजीली ढूंढ सकते हैं कि व्हेन यू इन्वेस्ट योर लाइफ इन द पर्सनालिटीज ऑफ अदर्स, यू मेक द वाइजेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, आंसर पहले के लिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से, व्हेन यू इन्वेस्ट योर लाइफ इन द पर्सनालिटीज ऑफ अदर्स, यू मेक द वाइजेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे, व्हेन डज अ मैन एनरिच इटर्निटी, इसके लिए हम ढूंढेंगे आंसर अपना, व्हेन यू इन्वेस्ट योर लाइफ इन टीचिंग यंग पीपल टू चूज गुड ओवर एबल, टू सीक एक्सीलेंस इंस्टेड ऑफ mediocrity and to set goals worthy of their highest effort and loftiest dream, you enrich eternity। तो हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी सेकंड का आंसर हमारा हो जाएगा when से लेकर इटर्निटी तक। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स मर्सीफुल। मर्सीफुल का मतलब होता है दयावान, तो दयावान की एक सिमिलर मीनिंग यानी सिनोनेम ढूंढना है, तो हमको दयावान का सिनोनेम यहाँ पे मिल गया कंपैशनेट। कंपैशनेट का मतलब भी होता है दयावान, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फाइंड द वर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 बढ़ते हैं। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड मीननेस। मीननेस का मतलब होता है छोटापन, तुच्छता, छोटापन, ये हमारा हो जाएगा तुच्छता। तो इसके लिए हम एक वर्ड ढूंढेंगे, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड मीननेस, यानी छोटापन का एक अपोजिट वाला मीनिंग ढूंढना है, तो हम इसमें ढूंढ सकते हैं। तो हमको एक वर्ड मिल रहा है एक्सीलेंस, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्सीलेंस। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ये पैसेज सॉल्व हो गया, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट, अब हमारा थोड़ा कंपोजिशन आ जाएगा। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज कंप्लेनिंग अबाउट इनसफिशिएंट वाटर सप्लाई इन योर स्कूल। तो आपके स्कूल में इनसफिशिएंट वाटर सप्लाई हो रही है, और यानी पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं आ पा रही, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो चलिए उनको सॉल्व करते हैं। इसका एक और करके क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। कोई एक लिखना होता है, तो हमने दोनों चीज़ें यहाँ पे सॉल्व करके ऑलरेडी रखी हुई हैं, बस आपको देखना है कि कैसे सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे कैसे हमने सॉल्व किया हुआ है इस लेटर को। पानी की मात्रा, यानी पानी पर्याप्त मात्रा में स्कूल में टैप्स में नहीं आ पा रहा है, अन्य जगहों पे नहीं आ पा रही, इसलिए स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए क्या करना है, एक प्रिंसिपल को कंप्लेन करते हुए एक पत्र लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। तो देखिए कैसे लिखना है, आप समझ लीजिए। टू द प्रिंसिपल, जिसको लिखना होता है उसको हम संबोधित करते हैं टू द प्रिंसिपल, और स्कूल का नाम लिखना होता है। कोई एक स्कूल का नाम आप बना के लिख देंगे। आप अपने स्कूल का नाम ना ही लिखें, अपने जगह का नाम ना ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर होता है, इसके अलग कारण हैं। तो टू द प्रिंसिपल, क्योंकि हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, टू द प्रिंसिपल एलन पब्लिक स्कूल मेरठ यूपी, ये हमारा प्रिंसिपल का ऑफिशियल एड्रेस और डेजिग्नेशन हो गया। फिर सब्जेक्ट में हम लिख देंगे कंप्लेन अबाउट इरेगुलर वाटर सप्लाई इन स्कूल, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट आप अपने मन से जिस विषय में आप पत्र लिख रहे होंगे
उससे रिलेटेड आप 2-4 वर्ड यहाँ पे लिख देंगे ताकि समझ में आ जाए कि पत्र किस विषय में लिखा हुआ है, पूरा पत्र पढ़ने से पहले ही समझ में आ जाए। तो सर, आई एम मनीष फ्रॉम क्लास 10 सेक्शन बी LM पब्लिक स्कूल मेरठ। यहाँ पे LN होना चाहिए, सॉरी ये मिस टाइप हो गया है। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई शेयर अनोयंस, मैं अपनी नाराज़गी प्रकट करने के लिए लिख रहा हूँ ओवर द इरेगुलर वाटर सप्लाई इन स्कूल, की पानी की मात्रा स्कूल में कम आ रही है, इस पर मैं अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए लिख रहा हूँ। इट काजेज अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू द ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स को बहुत सारी परेशानी उत्पन्न करता है, स्पेशली एट द इंटरवल, और सबसे ज़्यादा परेशानी कब होती है, जब इंटरवल होता है। दे यानी स्टूडेंट्स की बात हो रही है, दे थ्रोंग नियर द टैप्स। अब आप समझ लीजिए, अगर आप एक स्कूल में, अपने स्कूल में और पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी, तो वही सारी चीज़ें अज्यूम करके लिख लेनी है, विजुअलाइज करके लिख लेनी है। तो दे थ्रोंग मैंने होता है इकट्ठा होना, नियर द टैप्स डर्टी, ये कुछ गड़बड़ टाइप हो गया लग रहा है, टैप्स डर्टी वेटिंग फॉर, ये गलत टाइप हो गया, इसको अवॉइड करेंगे। तो बच्चे क्या हो जाते हैं, स्टूडेंट जो है पानी के नज़दीक टैप्स, वाटर टैप्स के नज़दीक खड़े हो जाते हैं भीड़ लगा के, वेटिंग फॉर द वाटर इन द टैप्स, ताकि वाटर टैप्स में पानी आए और वो अपना पानी लेके जाएं। इट आल्सो हैम्पर्स आवर स्टडी एट द कैंपस, कह रहे कि स्कूल में हमारी स्टडीज़ होती है, इससे भी परेशानी होती है कि समय से पानी नहीं मिल पाता है। आई अलॉन्ग विद अदर स्टूडेंट्स कंप्लेंड टू आवर क्लास टीचर, हमने क्लास टीचर से भी कंप्लेन किया अन्य स्टूडेंट के साथ। बट ही, यहाँ पे ही होगा सॉरी, टर्न अ डीफ ईयर, टर्न अ डीफ ईयर का मतलब अनसुना कर दिया, लेकिन उनसे कहने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्लास टीचर से कंप्लेन करने का, उन्होंने टर्न अ डीफ ईयर यानी उन्होंने क्या किया, अनसुना कर दिया मेरी बात को। इट इज़ वेरी अनोइंग, ये बहुत इरिटेटिंग चीज़ है, ये बहुत गुस्से वाली बात है, नाराज़गी वाली बात है कि उन्होंने हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू टेक द प्रॉब्लम सीरियसली, ये मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे करती हूँ कि आप इस समस्या को सीरियसली लीजिए एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू सॉर्ट इट आउट, और आवश्यक कदम उठाइए ताकि इस समस्या को का समाधान किया जा सके। तो ये हमारा आप देख सकते हैं, ये हमारा आंसर रहा, योर सिंसियरली मनीष। कोई भी एक नाम लिख देना, अगर क्वेश्चन में नाम दिया हुआ तो वही नाम लिखना है, क्लास 10th B हो गया। इसका एक अथवा करके जो क्वेश्चन हमने देखा था, और करके राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स बर्थडे, इसको भी हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपने दोस्त को अपने सिस्टर्स के बर्थडे पे क्या करना है, अपने बर्थडे पे बुलाना है, सिस्टर्स बर्थडे। यहाँ पे ये चीज़ माफ़ कीजिएगा, ये गलत हो गई है, अपने बर्थडे पे बुलाना है, अपने बर्थडे पे बुलाना है। तो हम देखेंगे कैसे अपने बर्थडे पे इनवाइट करेंगे सिस्टर्स ने, ये पेन नहीं ले पा रहा हूँ मैं, ये सिस्टर के बर्थडे ने अपने बर्थडे पे, योर बर्थडे पे बुलाना है कैसे, तो हम देखेंगे इसको आगे। पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले अपना एड्रेस लिखते हैं, लेन नंबर 32 निहाल नगर आगरा, ये हो गया। डेट डाल देना है यहाँ पे, खैर यूपी बोर्ड में आप यहाँ भी डेट डाल सकते हैं, यहाँ पे डेट होता है। डियर मोहित, डायरेक्ट यहाँ पे बीच में कुछ और नहीं लिखा जाता है, जैसे फॉर्मल लेटर में टू द प्रिंसिपल, ऐसा कुछ नहीं लिखना है इसमें, क्योंकि ये फ्रेंडली लेटर है, इनफॉर्मल लेटर जिसको बोलते हैं। तो डेट डालने के बाद क्या लिखेंगे, डियर, सैल्यूटेशन होता है। अब ये कैसे अपने फ्रेंड को इन्वाइट किया जा रहा है, ये हमने लेटर लिखा हुआ है, देखिए आप। आई जस्ट होप दैट यू मस्ट नॉट हैव फॉरगॉटन माई बर्थडे ऑन 15 फरवरी, मुझे आशा है कि तुम मेरा बर्थडे जो 15 फरवरी को पड़ता है तुम भूले नहीं होगे। लाइक एवरी ईयर आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे, और हर साल की तरह मैं अपना बर्थडे इस बार भी मना रहा हूँ। द सेलिब्रेशन विल टेक प्लेस एट माई होम एट इवनिंग, और शाम को सेलिब्रेशन यानी मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन शाम को मेरे घर पे होगा। यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड ऑन द ओकेजन, और तुम्हें सहृदय आमंत्रित किया जाता है। वी शैल हैव अ लॉट ऑफ एन्जॉयमेंट, प्लीज़ डू कम, हम बड़े मज़े करेंगे, प्लीज़ जरूर आना। प्लीज़ डू कम यानी प्लीज़ जरूर आना, कृपया जरूर आना। होपिंग टू सी यू ऑन द ओकेजन, इस अवसर पर तुम्हें जल्द ही देखने की कामना करते हुए योर्स एवर किशन सिंह, ये मिसप्रिंट हो गया है, किशन सिंह। तो हम ये हमारा क्वेश्चन हो गया।
आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन बी का, राइट अ रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल। यानी कि हर स्कूल में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है जब उसका दिन होता है तो इंडिपेंडेंस डे, और उस पर आपके स्कूल में भी मनाया गया और उस पर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। तो कैसे रिपोर्ट लिखेंगे, और ये कुछ उसके हिंट दिए गए हैं कि कैसे हिंट दिए गए हैं। डेकोरेटिंग द स्कूल बिल्डिंग, स्कूल को डेकोरेट किया गया, सिंगिंग और नेशनल एंथम हुआ, कल्चरल थोड़े प्रोग्राम्स हुए, प्रिंसिपल का स्पीच हुआ, और लास्ट में मिठाई बटी, जैसा कि हर स्कूल में होता है आपको पता है। तो इसको हमने लिखा है, रिपोर्ट राइटिंग आता है ये। तो कैसे लिखे हैं आप देखेंगे ज़रा यहाँ पे। और एक अथवा करके और करके एक और क्वेश्चन है कि एक आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल का मतलब आप समझ लीजिए इससे जैसा ही होता है, तो एक ऐसे जैसा लिखना है आपको आर्टिकल। दोनों क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं पहले रिपोर्ट राइटिंग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन पे, इंडिपेंडेंस डे आप पढ़ सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप देख लीजिए। The 77th Independence Day was celebrated with great enthusiasm by all the students of my school। मेरे स्कूल में बड़े सारे स्टूडेंट्स ने बड़े एंथुजियाज्म, बड़े उत्साह के साथ एलपी पब्लिक स्कूल में क्या किया, इंडिपेंडेंस डे मनाया। द स्टूडेंट्स डेकोरेटेड द स्कूल विथ कलरफुल, यानी स्कूल को सजाया गया कलरफुल बैलून से। और हमारे पिक्चर्स ऑफ ग्रेट लीडर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स वर प्लेस्ड इन द नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड पर जो है हमारे फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानियों के फ़ोटो लगे। डॉक्टर मोदी, आप फेमस डॉक्टर मोदी, आप नरेंद्र मोदी मत समझ लीजिएगा, एक फेमस डॉक्टर मोदी को क्या किया गया, द चीफ गेस्ट बुलाया गया था। ही होइस्टेड द फ्लैग, उन्होंने झंडा फहराया। ऑन द नेशनल एंथम वॉज प्लेड, और नेशनल एंथम गाया गया। लेटर स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड पैट्रियोटिक सॉन्ग, बाद में स्टूडेंट्स ने पैट्रियोटिक सॉन्ग यानी देशभक्ति सॉन्ग भी प्ले किए, गाए, पोएम्स भी प्रस्तुत किए। और देयर वर स्पीचेस बाय टीचर्स, टीचर्स ने स्पीच दिए जैसे कि हर स्कूल में होता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। देयर वॉज अ फीलिंग ऑफ प्राइड एंड पैट्रियोटिज्म इन एवरीवन्स हार्ट, हर व्यक्ति के हृदय में एक देशभक्ति की भावना थी आखिर में प्रोग्राम के। और प्रोग्राम वॉज कंक्लूडेड विथ वोट ऑफ थैंक्स, लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स दिया गया, उसके बाद से प्रोग्राम खत्म हो गया। एट द एंड स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टूडेंट्स, और ये बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए लास्ट में मिठाइयाँ बांटी गई और हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। अब एक आर्टिकल को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस आप इसमें पढ़ने के लिए नहीं है, आप देख सकते हैं कैसे लिखा जाता है आर्टिकल। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग रूल्स ऑफ द रोड, तो ये हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग रूल्स ऑफ द रोड के लिए आर्टिकल हमने लिखा है। वैसे आर्टिकल में आपको ये भी मिलेगा, आर्टिकल में आपको ये भी मिलेगा कि यहाँ पे बाई करके, BY बाई करके नेम लिखा रहता है, जो वहाँ पे लिख रहा होता है आर्टिकल, जो आर्टिकल लिख रहा होता है बाई करके, टाइटल के नीचे नेम भी लिखा रहता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैफिक रूल्स आर इम्पोज्ड बाई, आप ये पढ़ सकते हैं, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इट्स क्वाइट गुड। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एंश्योर द फॉलोइंग रूल्स ऑफ द रोड, हाँ ये तो ऐसे का पार्ट है। अब ये थोड़ा सा ग्रामर के क्वेश्चंस हमारे पास हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं, अ चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, कह रहा है कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। तो देखेंगे, द टीचर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो इसको आपने अगर इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन पढ़ा है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। द टीचर सेड टू मी, तो ये क्योंकि ये क्वेश्चन है इसलिए सेड को क्या कर देंगे हम यहाँ पे, सेड को आस्क्ड कर देंगे, ASKED आस्क्ड। और वेयर यू आर गोइंग को ये कर देंगे हम, यू को चेंज कर देंगे मी, यानी आई वॉज गोइंग, क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। दूसरा है ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट का भाव है इसलिए सेड टू को क्या चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। जनरली रिक्वेस्टेड मी प्लीज़ रिमूव हो जाता है टू हेल्प, मी चेंज हो जाएगा हिम से, तो इसका क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, टू हेल्प हिम। यहाँ लिख देता हूँ, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड है माई फ्रेंड सेड टू मी लव इज़ ब्लाइंड, माई फ्रेंड सेड टू मी, तो माई फ्रेंड टोल्ड मी, सेड टू हमेशा टोल्ड में चेंज होता है। असर्टिव सेंटेंस के लिए टोल्ड मी दैट लगाएंगे यहाँ पे,
लव इज़ ब्लाइंड, तो ये हमारा एक कहावत है, इसलिए इसको क्या कर देंगे यहाँ पे एज इट इज़ रख देंगे। जब कहावत होती है कोई फैक्चुअल बात होती है, साइंटिफिक फैक्ट होता है, तो उसके टेंस चेंज नहीं होते, इसलिए हो जाएगा माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट लव इज़ ब्लाइंड, तो ये हमारा सही हो गया। आगे बढ़ेंगे, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क यस्टरडे। आपने अगर पैसिव वॉइस के रूल्स पढ़े होंगे तो यू कैन वेरी इजीली सॉल्व दीज क्वेश्चंस, यू कैन वेरी इजीली चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। तो हम देखते हैं कैसे होगा, आप अपने मन में आंसर सोच लीजिए। वैसे डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क यस्टरडे, यानी अब इसका पैसिव बनेगा पास्ट इंडेफिनिट क्या है, तो वाज योर होमवर्क, वाज योर होमवर्क मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, तो आप लोग मत शॉर्ट में लिखिएगा। कंप्लीटेड, कंप्लीटेड एक ही कोई करना होता है, कंप्लीटेड देखिए और लगा हुआ है, कंप्लीटेड बाय यू यस्टरडे, DAY, क्वेश्चन मार्क लगा देना। शीला इज राइटिंग अ लेटर, तो इसका पैसिव बन जाएगा और लेटर इज बीइंग रिटन बाय शीला। शीला ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव है, इसलिए बीइंग लगा के हमारा पैसिव बनता है SMR बीइंग। आगे डू नॉट इंसल्ट द पुअर, पैसिव बनेगा द पुअर शुड, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, शुड नॉट बी इंसल्टेड, INSULTED हो गया। द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, या फिर लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, ऐसे भी हो सकता है। तो ये हमारा हो गया। आगे बढ़ेंगे, पंचुएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग अ कैपिटल, पंचुएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग अ कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। तो पंचुएट करना है, आपने पंचुएशन पढ़ा होगा, पंचुएशन पढ़ा होगा तो हम इसको कर सकते हैं। कैसे करते हैं, सेंटेंस का सबसे पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, तो टी यहाँ कैपिटल हो जाएगा। द टीचर सेड टू द बॉयज़, यहाँ कॉमा होता है, आपको पता है नरेशन में यही होता है, यहाँ कॉमा हो जाएगा, और कॉमा के बाद जो भी यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमारा सेंटेंस होता है तो उसका पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। डू यहाँ डी कैपिटल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा सेंटेंस के फुल स्टॉप लगा ही हुआ है पहले से, हमारा सेंटेंस पंचुएट हो गया। दूसरा देखेंगे, द, फिर से टी कैपिटल करेंगे बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट वर्ड्स फर्स्ट लेटर। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, यहाँ कॉमा लगा देंगे और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा रखेंगे, यहाँ पे डबल क्वेश्चन इंटरोगेटिव, इसलिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाएंगे, और ये डब्ल्यू हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नया सेंटेंस होता है, इसलिए उसको कैपिटल से लिखना जरूरी होता है। राधा, थर्ड सेंटेंस देखेंगे, राधा का आर कैपिटल है, नाम है रवि, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए। राधा सेड टू रवि, और यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा होगा, डब्ल्यू कैपिटल होगा। हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट, यहाँ पे ये हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। तो ऐसे हमारा सॉल्व हो जाएगा। आपको कुल मिला के अच्छे से पढ़ना है, ग्रामर में स्टेप मार्किंग नहीं होती है, थोड़ा सा गलत हुआ नंबर कट जाता है, इसलिए यू विल हैव टू बिहेव वेरी सीरियसली स्पेशली वाइल सॉल्विंग द ग्रामर क्वेश्चंस। ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं, वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है, वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते बल्कि हमें इमारती लकड़ी और भी देते हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। इसका आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रीज आर एन वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ कंट्री, ये हो गया। ट्रीज नॉट only give us fuel and fruits but also give us timber. We should plant as many trees as possible. Trees should not be cut down unnecessarily. ये हमारा ट्रांसलेशन है। ऐसे छोटा सा पैसेज जनरली आता है, ट्रांसलेशन में आपको बहुत ओके रहना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। आप देख सकते हैं, और ये आपका तो 30 to 40 वर्ड्स में देना है। तो एक क्वेश्चन है, वाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लैंचो ने, सबको पता है कि लैंचो लेटर टू गॉड वाले चैप्टर में उसकी फसल खराब हो जाती है ओले के कारण, तो उसने क्या किया, पत्र लिखा था। तो हम आंसर हमने लिखा है, हेल्प के लिए भगवान को पत्र लिखता है। लैंचो अ पुअर फार्मर हुज क्रॉप हैड बीन डिस्ट्रॉयड टोटली बाय एन एक्ट ऑफ गॉड। तो कह रहा है कि एक्ट ऑफ गॉड से वो क्या हो गया था, खराब हो गया था, तो इसलिए उसने क्या किया, रोट अ लेटर फॉर फाइनेंशियल हेल्प। इसलिए उसने फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए भगवान से क्या किया, पत्र भगवान को लिखा। कितना पैसा लेना था उसको, कितनी हेल्प चाहिए थी उसको, कितनी हेल्प चाहिए थी, 100 पीसों चाहिए था, सो दैट, ताकि वो अपनी फैमिली को सर्वाइव, वो और खुद सर्वाइव कर पाए। ठीक है,
उसमें एक और करके क्वेश्चन था, उसका भी आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। और करके क्वेश्चन है व्हाट प्रोम्पटेड एनी फ्रैंक टू कीप अ डायरी, यानी किस बात से निर्देशित हुई एनी फ्रैंक कि उसको डायरी लिखने का मन कर दिया। तो आप देख सकते हैं आंसर, ऑल्दो एनी हैड अ नंबर ऑफ फ्रेंड्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स, यानी एनी के पास बहुत सारे फ्रेंड थे और फैमिली मेम्बर्स थे, विथ होम सी ऑलवेज इंटरेक्टेड, और उनके साथ हमेशा वो क्या करती थी, उनके साथ हमेशा वो इंटरेक्ट करती थी, बातचीत करती थी, रहती थी उनके साथ। बट सी कुड नेवर कनेक्ट हरसेल्फ विद देम, लेकिन दिल से उनके साथ जुड़ नहीं पाती थी। सी कुड नेवर कन्फाइड इन मतलब होता है राज की अपनी बातें बताना किसी को, देम उनको अपने दिल की बात नहीं बता पाती थी क्योंकि दिल से कनेक्ट नहीं हो पाती थी। सो सी फेल्ट अलोन एंड सो सी डिसाइडेड टू राइट हर स्टफ एंड थॉट्स इनटू अ डायरी एंड ट्रीट इट एज अ फ्रेंड। इसलिए उसने सोचा कि मैं डायरी लिखूंगी, अपने मन की बात मैं अपनी डायरी को बताऊंगी, इसलिए उसने डायरी लिखने का प्लान किया। आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ेंगे। हाउ डिड द बेकर नोन एज पेडर अनाउंस हिज अराइवल, यानी कि जब पेडर जो आता था बेकरी प्रोडक्ट बेचने, कैसे उसके आने का पता चलता था। तो सबको पता है कि वो द थर्ड एंड जिंगल बेकर्स ऑफ बम्बू यूज टू अनाउंस हिज अराइवल, जिस लकड़ी के स्ट्रक्चर पे जिस लकड़ी के स्ट्रक्चर पर वो लेके आता था उसमें कुछ घंटी वगैरह बंधी रहती थी और उसके आने से उसको ज़मीन पे पटकने से एक थर्ड की साउंड आती थी, जिससे पता चल रहा था कि बेकर अब गांव में आ गया है, अब एरिया में आ गया है। ही यूज्ड टू मेक हिज म्यूजिकल एंट्री, यानी कि उसके उस बांस के स्ट्रक्चर में जिसमें वो अपना माल लेके आता था उसमें कुछ घंटियाँ वगैरह लगी रहती थी, जिसके बजने से क्या हो जाता था उसके आने का पता चल जाता था। एक और करके क्वेश्चन है, व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर सी गॉट इनटू द बस, बस में चढ़ने के बाद वल्ली ने क्या किया। तो बस में चढ़ने के बाद वल्ली ने क्या किया, आप देख सकते हैं कि बस में चढ़ने के बाद वल्ली ने क्या किया, सी सेट इन हर सीट, अपने सीट पे बैठी, एंड देन स्टूड अप ऑन द सीट टू सी द व्यूज आउटसाइड। फिर वो छोटी हाइट की थी तो विंडो उसके सर से ऊपर जा रहा था, इसलिए सीट पे खड़े होकर बाहर वो देखने लगी। उसने नेचुरल साइड देखा, गाय देखा, मार्केट देखा, फुल ऑफ शोइंग ऑब्जेक्ट, और रंग बिरंगे सामान मार्केट में उसने देखे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आएंगे। ऐसे आपको अपने आंसर कंसाइज रखने हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड्स। तो ये 60 वर्ड के क्वेश्चन है जो 4 नंबर के लिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 नंबर के लिए है। तो कैसे करना है ये देखिए। क्वेश्चन क्या है, द प्रपोजल इज अ ग्रेट कॉमेडी एंड फुल ऑफ ग्रेट ह्यूमर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो कह रहे हैं कि प्रपोजल जो कहानी है वो बहुत हंसी से भरी हुई है, इस कथन की विवेचना करिए, एक्सप्लेन करिए कि कैसे आपको लगता है कि कहानी हंसी वाली है। तो आप सबको पता है, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं कि लोमोव जो कि एक बहुत पैल्पिटेशन होता था, बहुत एंक्सस व्यक्ति था, बहुत उसको घबराहट होने लगती थी। तो यहाँ पे एक बार आंसर हम बेयर रीडिंग कर ही लेते हैं। द प्रपोजल बाय Anton Chekhov is a humorous story of 19th century Russian aristocrats who sought matrimonial alliances for ensuring their economic and financial stability। हमारा जो कैरेक्टर है लोमोव, वो एक लड़की से विवाह करना चाहता था ताकि वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी उसके जीवन में हो जाए, मतलब उसका घर बस जाए। कुल मिला के वो चाहता था शादी करना एक लड़की से। इवन इफ द 2 पीपल, तो लड़की से नतालिया से शादी करना चाहता था। आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपके समझ में आएगा। इन्वॉल्व डिड नॉट गेट अलॉन्ग वेल, वो जानता था इवन इफ द 2 पीपल इन्वॉल्व डिड नॉट गेट अलॉन्ग वेल, मतलब दोनों की बनती नहीं थी लेकिन तब भी वो शादी करना चाहता था। इन दिस स्टोरी लोमोव सीक्स टू आस्क फॉर द हैंड ऑफ नतालिया, वही जो मैंने बात बताई कि नतालिया का हाथ मांगने जाता है, फिर ये झगड़ जाते हैं एक ज़मीन के टुकड़े के लिए। फिर उसके बाद से फिर बाद में दोबारा इनकी बातचीत शुरू होती है, तो उसके बाद से फिर से ये कुत्ते के ब्रीड को लेके झगड़ जाते हैं। तो इस हिसाब से पता चलता है कि कहानी बहुत ह्यूमरस है। तो ये हमारा आंसर है, आप देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देख लीजिए, बहुत अच्छा आंसर है। मैं किनारे हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप, द प्रपोजल, ये तो हो चुका है। बी, दे रिप्लेस द नेकलेस। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि
व्हाट डिड लॉइजल्स डू टू रिप्लेस द नेकलेस, यानी कि लॉइजल फैमिली यानी लॉइजल, मिसेस लॉइजल और मिस्टर लॉइजल, इन दोनों ने क्या किया नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, दे रिप्लेस्ड द नेकलेस बाय पेइंग 18,000 फ्रैंक्स विच इज़ हिज फादर हैड लेफ्ट हिम एंड रेंटेड एन अटिक। तो उनके लाइफ में क्या क्या बहुत सारे चेंजेस आ गए, पैसा जो बचा वो उनके पिताजी छोड़ के गए थे हस्बैंड के, उनको खर्च करना पड़ा, एक किराए के कमरे पर रहना पड़ा, मेड नौकरानी को निकालना पड़ा, मैम लॉइजल डिड द हाउस वर्क, और मैम लॉइजल ने नौकरानी को निकाल दिया। तो जाहिर सी बात है कि उनको क्या करना पड़ा, खुद ही घर का काम करना पड़ा। द हस्बैंड आल्सो वर्क हार्डर, और पति को भी ज़्यादा काम करना पड़ा। मैम लॉइजल लॉस्ट हर वॉइस एंड फिजिकल चार्म, यानी कि जो आवाज़ में उनके चार्म था, आकर्षण था, उसको खो दिया और शारीरिक आकर्षण खो दिया, क्योंकि घर का काम करने लगी, बाई का काम खुद कर रही तो शारीरिक आकर्षण तो खोएगा। व्हाट डज अमेंडा यर्न फॉर, यानी अमेंडा क्या चाहती है, यहाँ पे आंसर है, यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट डज अमेंडा यर्न फॉर, यानी अमेंडा को क्या चाहिए, वो क्या चाहती है। तो जाहिर सी बात है वो अपनी मम्मी, हमने चैप्टर पढ़ा होगा अमेंडा पोएम, तो आपको पता होगा कि उसकी मम्मी या फिर उसके जो भी गार्जियन है, चूँकि पोएम में नहीं दिया कि मम्मी डांट रही कि कौन डांट रहा है, बार बार उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है और उसको गुस्सा आ रहा है, तो वो अलग अलग उल्टी सीधी चीज़ें इमेजिन करती है, विश करती है। तो वो क्या चाहती है, तो अमेंडा यर्न्स फॉर फ्रीडम, उसको फ्रीडम चाहिए बस, और उसी के बारे में सारी बातें लिखी है। वो नहीं चाहती कि उसको बार बार कोई इंटरफियर करे, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, तो वो फ्रीडम चाहती है कुल मिला के। तो ये हमारा आंसर रहा, आप देख सकते हैं। और इसके बाद से आप देख सकते हैं, या तो ये लिखिए या तो आप लिख सकते हैं कि राइट 4 लाइन। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा आसान है आपके लिए, कोई 2 पोएम आप रट लीजिएगा, जो एक अच्छा जो पोएम में हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में भी एक पोएम दिया रहता है एक पैसेज के लिए, जैसे अभी इसमें फायर एंड आइस वाला दिया था, तो वही पोएम 4 लाइन लिखना है, कोई भी पोएम अपनी बुक से, तो वही पोएम नहीं लिखना है। इसलिए यहाँ पे साफ साफ इंस्ट्रक्शन है, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। बहुत सारे बच्चे वही पोएम वाली लाइन ही उठा के क्वेश्चन पेपर वाला पोएम उठा के लिख देते, तो ये नहीं करना है आपको। आपको 2 पोएम रट के जाने हैं, और इसके लिए आपको आंसर श्योर, जो भी आंसर है इसका, जो भी मार्क्स हैं इसके श्योर कर लेने। 2 पोएम रट के जाने हैं 4 लाइन का, एक कोई आ जाएगा तो दूसरा वाला नहीं आएगा, दूसरा वाला इसमें लिख दीजिएगा, हो जाएगा आंसर। इसलिए मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है आपके लिए, पोएम क्या लिखना है यहाँ पे। तो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, तो दोनों में से कोई एक ही पोएम का एक सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइगर इन द जू, तो टाइगर इन द जू का मैंने लिख दिया है। इन दिस पोएम द पोएट ट्राइज टू डिपिक्ट मतलब वर्णन करना द मेंटल कंडीशन ऑफ द केज टाइगर, यानी पिंजरे में बंद टाइगर के मेंटल कंडीशन को का वर्णन करने की कोशिश करता है। ही कंपेयर्स द लाइफ ऑफ अ टाइगर इन द जू विथ इट्स लाइफ इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो क्या करता है, एक टाइगर जो कि चिड़ियाघर में, उसकी तुलना एक टाइगर से करता है जो जंगल में है। दोनों की लाइफ में अंतर है, एक के पास फ्रीडम है जो जंगल में रहता है, दूसरे के पास फ्रीडम नहीं है। द पोएट कन्वेज एन इम्पोर्टेंट मैसेज दैट वाइल्ड एनिमल्स शुड बी इन देयर नेचुरल हैबिटेट। और इस पोएम के थ्रू वो एक मैसेज देता है कि जो हमारे जंगली जानवर हैं उनको उनके प्राकृतिक घर में रहना चाहिए, यानी कि जंगलों में रहना चाहिए, उनको कैद नहीं किया जाना चाहिए। फ्रीडम सबको प्यारा होता है। आंसर नंबर बी देख सकते हैं आप, द पोएम फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया लिखना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। फायर एंड आइस क्या बताता है कि फायर एंड आइस जो कि 2 गुणों को सिंबलाइज करते हैं, 2 चीज़ों को सिंबलाइज करते हैं। फायर यानी कि डिज़ायर यानी इच्छा, और 2 विचार को, 2 आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं। फायर और डिज़ायर क्या हो गया, फायर मतलब जो होता है फायर एंड आइस, तो फायर स्टैंड फॉर डिज़ायर और आइस स्टैंड फॉर हेट। तो ये दोनों चीज़ें के बारे में पोएम है कि कैसे फायर से यानी अधिक इच्छाओं से हमारा देश दुनिया नष्ट हो सकती है, और कैसे घृणा से भी दुनिया नष्ट हो सकती है। तो ये हमारा सेंट्रल आइडिया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं। छोटा सा सेंट्रल आइडिया है, आप अपने हिसाब से इसमें काट छांट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, अब आगे बढ़ेंगे इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 30 to 40 वर्ड में आंसर करना है। व्हाई वाज मिस्टर पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी को लेके मिसेस पंफ्रे क्यों चिंतित थी। दूसरा क्वेश्चन है डज एनी वन, कोई एक ही करना है 30 to 40 वर्ड्स में। डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, तो आप आंसर देख सकते हैं कि मिसेस पंफ्रे वरीड थी ट्रिकी बिकॉज ही वुड नॉट ईट स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग एंड पांटिंग। मिसेस पंफ्रे इसलिए चिंतित थी क्योंकि खिला खिला के तो उसको बीमार कर दिया था, वो ना कुछ खा रहा था ना हिल डुल रहा था। ही रिफ्यूज टू ईट हिज फेवरेट डिशेज, अब वो कुछ खा भी नहीं रहा था, जो फेवरेट उसका था उसको भी नहीं खा रहा था।
और वुड हैव बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, खूब उल्टियाँ कर रहा था। ट्रिकी डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स, वो टहलने भी नहीं जाना चाहता था। एंड डू एनीथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं करना चाहता था। इसलिए यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि ट्रिकी के लिए मिसेस फम्बरे यानी उसकी मालकिन चिंतित थी। तो ये कह रहे वो क्यों चिंतित थी, ये सारे कारण, वो खा पी नहीं रहा था, घूमने भी नहीं जा रहा था। भोली ने अपने स्कूल में पहला दिन एंजॉय किया कि नहीं किया, ये हमारा क्वेश्चन है। तो भोली एंजॉयड हर फर्स्ट डे एट स्कूल एज हर टीचर इज़ काइंड, कह रहे कि पहले दिन उसने एंजॉय किया क्योंकि उसको अच्छा लगा, उसके टीचर ने उसके साथ बड़ा फ्रेंडली बर्ताव किया था उसके तरफ से, और वो खुश थी कम से कम कि और बहुत सारे उसकी उम्र के बच्चे और सारे उसके उम्र की लड़कियां उसके साथ थीं जिनको वो दोस्त बना सकती थी। She even hoped that one of them might become her friend, उसको ये आशा भी थी कि इतनी सारी लड़कियां इसमें से मेरी कोई दोस्त भी बन जाएगी, इसलिए she enjoyed the first day at her school। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो आप देख सकते हैं कैसे आपको आंसर लिखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक और करके दिया हुआ है, ग्रिफिन एक लॉलेस यानी कानून को न मानने वाला व्यक्ति था, कमेंट करिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ग्रिफिन साइड से बात है, लॉ को नहीं मानने वाला व्यक्ति था क्योंकि वो गुस्सैल था, वो इरिटेबल पर्सन था। तो इट इज़ राइटली सेड दैट ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन। इसी बात को साबित करना है कि सही में वो लॉलेस पर्सन था, कानून को नहीं मानता था। अ पर्सन हु फॉलोज लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री कैन नॉट थिंक ऑफ डैमेजिंग अदर्स प्रॉपर्टी, कह रहे कि जो कानून को मानने वाला व्यक्ति होगा किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को हार्म करने की सोचेगा भी नहीं। बट ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस एंड बिकम अ होमलेस वांडरर, लेकिन ग्रिफिन ने क्या किया कर दिया, एक व्यक्ति के घर में आग लगा दी, उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया और घर से भाग निकला। He also robbed the shopkeeper of all the money, उसने एक दुकानदार को लूट भी लिया। ये सारे गैर कानूनी काम उसने किए हैं। He also stole the housekeeping money from the clergyman's desk, उसने एक क्लर्जीमैन के घर से उसके हाउसकीपिंग मनी भी चुरा ली। तो ये सारे काम उसने, आप देख सकते हैं कि सारे काम वो गैर कानूनी कर रहा है, लॉ अबाइडिंग पर्सन वो नहीं है, लॉलेस पर्सन है। तो ये सारी चीज़ें प्रूव करती हैं कि ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगला, व्हाट इज थिंक टैंक प्राउड ऑफ, यानी थिंक टैंक जो मार्शियन था उसको किस बात पे गर्व था, हाउ डू यू नो, और कैसे आप जानते हैं। तो आंसर देख सकते हैं, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ वाले चैप्टर से है क्वेश्चन। आंसर कैसे लिखेंगे, थिंक टैंक वॉज प्राउड ऑफ हिज हैंडसम मार्शियन रेस, कह रहे कि जो मंगल ग्रह पे मार्स पे ये रहता था, अपनी प्रजाति पे, अपनी जाति पे बहुत ही गर्व करता था। अकॉर्डिंग टू थिंक टैंक, ये सोचता था कि मार्शियंस वर मोर अट्रैक्टिव देन द अगली अर्लिंग विथ देयर टाइनी हेड, वो सोचता था कि पृथ्वी पे जो जीव रहते हैं उनके छोटे छोटे सर हैं, वो कुरूप हैं, उनसे सुंदर तो मार्सवासी हैं, यानी मंगल ग्रह के लोग हैं। थिंक टैंक मोकिंगली कॉल्स द अर्थ रेडिकुलस, वो पृथ्वीवासियों को रेडिकुलस यानी बेहुदा कह के बुलाता है, लिटिल प्लैनेट और छोटा प्लैनेट कह के बुलाता है, एन इनसिग्निफिकेंट प्लेस और एक बेकार की जगह कह के बुलाता है, द प्राइमेटिव बॉल ऑफ मड, कीचड़ का एक बॉल कह के बुलाता है। द फैक्ट दैट थिंक टैंक थिंक्स सो हाईली ऑफ हिमसेल्फ इज एविडेंट फ्रॉम हिज नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, और इस प्रकार का वो एक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर कर, नार्सिसिस्ट बिहेवियर का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो अपने आप को ही सबसे अच्छा समझता है। तो ऐसा बिहेवियर देख के पता चलता है कि वो अपने आप पे गर्व करता था। बिहेवियर सेल्फ प्रेज, आप अपनी खुद की प्रशंसा करता था हमेशा, और बोस्टफुल हैबिट्स और बहसने वाली, यानी कि कहने का मतलब है बड़ी बड़ी बड़बोला था, बड़ी बड़ी बातें करता था, उसी आदत में वो था। तो यहाँ पे एक बड़ा सा मैंने थैंक यू बोला है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। तो आई जस्ट होप कि मैंने जो भी चैप्टर पढ़ाया है, जो भी पेपर हमने सॉल्व कराया है, आपको इससे कुछ ज़रूर मदद मिलेगी। आई जस्ट होप दिस। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक बनता है और एक शेयर बनता है और एक सब्सक्राइब तो चैनल को करना बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।